नमस्कार, दिस इज हरीश वाशने। आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइट ट्यूटोरियल्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, विच इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर को करने से पहले हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम पहले स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ लीनियर इक्वेशन। फिर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इस लीनियर इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो ग्राफिकल मेथड से और एल्जेब्रिक मेथड से। ग्राफिकल अप्रोच से हम समझेंगे कि व्हाट आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और एल्जेब्रिक जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, वहां से हम समझेंगे कि हमें किस तरीके से एल्जेब्रिकली एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं। तो सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जहां पर अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, लीनियर इक्वेशन। और हम ऑलरेडी इस चीज में बात कर चुके हैं कि जब हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री रहने वाली है, द हाईएस्ट डिग्री जो रहेगी लीनियर में, वो क्या रहेगी, 1। एंड इक्वेशन अगर आ गया है तो इसका मतलब उसका जो राइट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू 0 अगर मैं कर दूंगा तो वो लीनियर एक इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करके एक इक्वेशन बनाता हूं, तो हमने पढ़ रखा है कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। जहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा यहां पर जो x है ये क्या है, एक वेरिएबल है। और हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये यहां पर a और b क्या है, हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब यहां पर हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म को तो लिख चुके हैं, बट अगर आपको ये पढ़ा हो, यहां पर हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दैट मीन्स हमारे पास कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, हमारे पास 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल था, तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा जिसमें कि 2 वेरिएबल्स को मैं ला सकता हूं। तो अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर ये देखिए कि यहां पर हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं। हम कहेंगे यहां पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y। और हाईएस्ट डिग्री कितनी है इन वेरिएबल्स की, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स इज 1। तो ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पर a, b और c क्या है, a, b और c हमारे कांस्टेंट हैं। तो इसी तरीके से हमारी बन जाएगी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जब हम ये समझ सके हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, इसको हमें याद रखना है, दैट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना भी आना चाहिए। अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूं, तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं इस लीनियर इक्वेशन का, तो मैं 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। सबसे पहले हम यूज करेंगे इसमें ग्राफिकल अप्रोच, कि मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से मैं सॉल्व कर लूंगा। दूसरा रहेगा मेरा एल्जेब्रिक तरीके से, मतलब एल्जेब्रिक का मतलब यहाँ पर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या उस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना एक पर्टिकुलर नंबर से, उन ऑपरेशंस को यूज कर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 अप्रोच रहने वाले हैं, ग्राफिकल अप्रोच और एल्जेब्रिक अप्रोच। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला टॉपिक जो कवर करेंगे वो करेंगे ग्राफिकल अप्रोच के बारे में, कि हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कि इसमें सोल्यूशन कितने होंगे। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, वन मोर थिंग, कि अगर मैं एक सोल्यूशन की बात करता हूं तो किसी भी इक्वेशन के, यहां पर एक ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी आती है सोल्यूशन के लिए। वो 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या है, कि या तो इसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, कि हम जो लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी नो सोल्यूशन की।
दूसरा कंडीशन क्या अराइज हो सकता है कि इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, तो आई कैन से दैट ओनली वन सॉल्यूशन विल बी पॉसिबल फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। तीसरा कंडीशन ये भी अराइज हो सकता है कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसका मतलब जब भी मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा हमारे यहां पर तीन कंडीशन अराइज होंगी, नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन्हीं सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे हम एक ग्राफिकल अप्रोच से। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि हम कुछ टर्म्स को समझेंगे यहां पर कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कंसिस्टेंट पेयर और इनकंसिस्टेंट पेयर। तो उसके लिए हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर को समझना जरूरी है। तो कंसिस्टेंट पेयर आर दोज पेयर विच हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं तो मैं इतना लिख सकता हूं कि विच आर हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अच्छा, एटलीस्ट का हिंदी में मतलब क्या होता है? कम से कम। तो इसका मतलब उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, यहां पर मैं पेयर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए पेयर यूज कर रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास कम से कम कितना सॉल्यूशन आएगा? एक सॉल्यूशन आएगा। ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं बोलूंगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एटलीस्ट में दो कंडीशन अराइज हो सकती हैं, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब है या तो सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, और जब वो एक ही सॉल्यूशन आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम बात करेंगे एटलीस्ट वन, तो मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन भी अराइज हो जाएगी। तो ये होते हैं हमारे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम देखते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन इज द कीवर्ड फॉर इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो, वो क्या बन जाएगा? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बाद एक और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या है? ये कौन सी नई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगी ये? तो इसको मैं समझाता हूं। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर दोज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो जो हमने यहां पर अगर ऐसी कंडीशंस या फिर ऐसी हमने लीनियर इक्वेशन ली है जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या बन जाता है? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप ये कहेंगे कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहां पर भी आया था, यहां पर भी आया था। तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन को डिपेंडेंट पेयर मानेंगे या कंसिस्टेंट पेयर मानेंगे? तो उसको मैं समझाता हूं आपको। देखो, कंसिस्टेंट का मतलब अपने आप में यह है कि उसके कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो या तो दो कंडीशन अराइज होती हैं, या तो यूनिक होगा या एक से ज्यादा होंगे। एक से ज्यादा में हम ऑब्वियसली डिफाइन करते हैं इनफाइनाइट पेयर ऑफ लीनियर इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन। तो अगर वो पेयर कंसिस्टेंट है तो या तो उसके जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। और अगर मैंने कहा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसका मतलब उसको मैं डिपेंडेंट पेयर भी बोल सकता हूं। तो कंसिस्टेंट का एक पार्ट है यूनिक और इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को भी मैं डिपेंडेंट पेयर बोलता हूं, है ना। दिस इज द अदर नेम ऑफ दिस डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो टॉपिक है हमारा कि हमें यह देखना है कि ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से अपने लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास लेट्स से मैंने ये प्लॉट करा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मैंने आपसे कहा आप लीनियर इक्वेशन का मेरे पास ग्राफ प्लॉट करो। तो हमें पता है जब लीनियर इक्वेशन की हम बात करते हैं तो हमारा
जो ग्राफ रहता है वो स्ट्रेट लाइन रहता है, तो या तो वो ओरिजिन से पास कर सकता है, या तो वो वाई एक्सिस को कट करते हुए निकलेगा या एक्स एक्सिस को कट करते हुए निकलेगा। ओरिजिनेशन पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन इस तरीके से ग्राफ बना रही है ना, अज्यूम दिस टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज करो ये इस तरीके से, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको मैं दे देता हूं 1, ये ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का। और एक और बना देता हूं मैं आपके सामने यहां पर इस तरीके से, और एक मैंने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर मैंने यहां पर इस तरीके से ये लिया अपना एक्स एक्सिस, ये लिया यहां पर वाई एक्सिस, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे आए, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी कुछ इस तरीके से आए, है ना। तो अगर पहली इक्वेशन का ग्राफ ये है, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी ऐसे ही आ सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर मैंने ये यहां पर लिया एक्स एक्सिस, यहां पर लिया वाई एक्सिस, तो अगर मैंने एक इक्वेशन बनाई इस तरीके से, तो ये भी हो सकता है कि जो दूसरी इक्वेशन आए उसका जो ग्राफ है वो ठीक इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाए, इसके ऊपर ठीक कोइंसाइड कर जाए, है ना। ये कोइंसाइडिंग नेचर है इसका, यहां पर आपको शो नहीं हो रहा होगा ये, जस्ट वेट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो दूसरा सोल्यूशन है वो जस्ट इसके ऊपर ही आ जाए इस तरीके से, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब जब भी हम एक लीनियर इक्वेशन के पेयर की बात करते हैं, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी रहती हैं। क्या क्या कि सबसे पहले तो वो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकती हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये कभी इंटरसेक्ट ही ना करें, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे कभी। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ये इंटरसेक्ट क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का, जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसका ग्राफ लाई कर रहा है, तो ये कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइंस है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास अगर तीन पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाती हैं कि या तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, या वो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या पैरेलल लाइंस होंगी। तो जब हम ग्राफिकल अप्रोच की बात करेंगे तो हम इन्हीं तीन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे और इन्हीं तीन कंडीशन को स्टडी करेंगे। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या है कि द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। यहां पर हम ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो लीनियर इक्वेशन जो आएंगी उसका मैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करवा रहा हूं कि ग्राफ कैसे आएगा। तो द लाइन में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, जब वो इंटरसेक्ट करेंगे एक सिंगल पॉइंट पे, और हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस, जूनियर क्लासेस में कवर कर चुके हैं कि अगर हमारी दो इक्वेशन एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब उसका एक सोल्यूशन पॉसिबल है जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इसका आ जाएगा यूनिक सोल्यूशन। दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है कि हमारे पास कि द लाइंस में बी पैरेलल, जो हमने अभी स्टडी किया था कि लाइंस पैरेलल आएंगी। अब जब लाइंस पैरेलल आ रही हैं इस केस में, तो क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी? कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं तो मैं क्या कहूंगा कि इसका एक भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो नो सोल्यूशन। और जब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ इसका सोल्यूशन पॉसिबल है और वो यूनिक होगा। यूनिक क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसीलिए। अब आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि अगर दो लाइन कोइंसाइड कर जाती हैं, मतलब अगर सपोज करो एक इक्वेशन है मेरे, एक लाइन की इक्वेशन इससे रिप्रेजेंट हो रही है, दूसरी लाइन की इक्वेशन इससे रिप्रेजेंट हो रही है, ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए, तो इसका मतलब जो भी पॉइंट इस लाइन पर आ रहा है वही सेम पॉइंट इस लाइन पर भी आएगा। तो ऐसे कर कर इस लाइन पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह देंगे कि जब भी हमारी लाइन कोइंसिडेंट होंगी
तो हमारे कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम अपने स्लाइड पर आते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है? द लाइंस मे बी कोइंसिडेंट, इन दिस केस द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और देखो मैंने यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखा है? डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट। वही चीज जो मैंने आपको समझाई थी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने का मतलब है कि वो डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो जाएंगी या फिर वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो जाएंगे। तो यही 3 कंडीशंस हैं जिनको हम आगे भी स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एज वेल। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।